Hello, pupil teachers. Welcome back to my channel. Today, we are going to talk about a very important topic that is impairment. As we all know, impairment आज की डेट में बहुत इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है क्योंकि इसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है जब हम इंक्लूजन की बात करते हैं, जब हम इंक्लूसिव सोसाइटी की बात करते हैं या हम इंक्लूसिव स्कूल्स की बात करते हैं। तो इम्पेयरमेंट्स के बारे में जानना, उनके बारे में नॉलेज होना, ये पता होना कि कैसे हम एक इम्पेयर्ड चाइल्ड को एजुकेट कर सकते हैं या किस तरीके के रिसोर्सेज हमें चाहिए स्कूल में अगर हमारे पास एक ऐसा बच्चा है जो इम्पेयर्ड है, पार्शली या टोटली इन एनी फॉर्म, हम किस तरीके से उसकी एजुकेशनल नीड्स को पूरा कर सकते हैं। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर दिस कंटेंट विद यू एंड होप यू फाइंड इट इंफॉर्मेटिव एंड एंगेजिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। There is a quote: "He that is stricken blind cannot forget the precious treasure of his eyesight lost." Definitely, जो एक totally blind है, only he or she can realize that what she has और he has lost। क्योंकि हम जो अपने आसपास सराउंडिंग्स देखते हैं, जो हम नेचुरल कलर्स ऑब्जर्व करते हैं या हर कलर की ब्यूटी को हम इंजॉय कर पाते हैं, वो लोग नहीं कर पाते जो ब्लाइंड हैं या जो एक तरीके से बहुत ज़्यादा लेवल तक के पार्शियली ब्लाइंड हैं, जिनको किसी एड की हेल्प से या किसी पर्टिकुलर रिसोर्सेज की हेल्प से दिखाया जाता है या वो देख पाते हैं। सो इट इज़ वेरी ट्रू कि एक जो इंडिविजुअल है जिस पर बीत रही है या जो चीज़ को फेस कर रहा है, ओनली ही और शी कैन नो अबाउट द रियल एफर्ट्स और द रियल लॉस। फर्स्टली विल टॉक अबाउट द मीनिंग ऑफ विजुअल इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। इसमें हम दो डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे। वन इज द लीगल डेफिनेशन एंड अनदर वन इज द एजुकेशनल डेफिनेशन। लीगल डेफिनेशन, ये कुछ डेफिनेशंस ले पीपल के थ्रू आई हैं और कुछ मेडिकल फील्ड के थ्रू डेफिनेशंस हमें मिली हैं। एजुकेशनल डेफिनेशंस जो हैं ये प्रॉपर एजुकेटर्स के थ्रू हमें मिली हैं, जिनके बारे में हम बात करेंगे। लीगल डेफिनेशन, जिसमें अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन दैट इज AMA, उन्होंने बोला है कि हु हैज विजुअल एक्विटी ऑफ 20/200 और लेस इन द बेटर आई इवन विद करेक्शन। कि एक इंडिविजुअल अगर विजुअल एक्विटी जिसकी 20/200 है ऑन स्नेलन चार्ट, अगर करेक्शन होने के बाद भी, एड प्रोवाइड किए जाने के बाद भी उसकी विजुअल एक्विटी इतनी रहती है, तो इट मीन्स द चाइल्ड इज विजुअली इम्पेयर्ड, or whose field of vision is so restricted that it subtends an angle of 20 degrees or less in the better eye even after correction. So same applies to the another part, 20 डिग्री के एंगल से भी रिस्ट्रिक्ट जिसकी विजन है उससे भी कम वो मतलब इतना पास तक का भी वो अगर नहीं देख पाता है, तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं जो हमारा इंडिविजुअल है वो विजुअली इम्पेयर्ड है। असेसमेंट हम हमेशा विजुअल इम्पेयरमेंट का विजुअल एक्विटी या फील्ड ऑफ विजन, आईसाइट या साइट, इसके बेसिस पर ही करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट एजुकेटर्स ने या डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशनल्स ने इनके बारे में अलग अलग तरीके से स्टडीज में मेंशन भी किया है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर ऑल्सो हैज मेंशन अबाउट दिस, और उन्होंने बोला है कि हम विजुअल इम्पेयरमेंट की कैटेगरी में उन लोगों को रखते हैं, वन, दोज हु हैव टोटल एब्सेंस ऑफ साइट, जो बिल्कुल नहीं देख सकते ईदर बाय बर्थ और इन लेटर ईयर्स, विजुअल एक्विटी नॉट एक्सीडिंग बाय 66/60 और 20/20 ऑन स्नेलन चार्ट इवन आफ्टर द करेक्शन, limitation of the field which is subtending an angle of 20 degrees or वर्स, या तो 20 डिग्री या मे बी उससे लेस, जिनकी विजन है या उनकी जो आई साइट है वो सिर्फ वहीं तक लिमिटेड है, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर ने ऐसे लोगों को भी विजुअल इम्पेयर्ड के अंदर मेंशन किया है। विजुअल इम्पेयरमेंट जो है ये मेजरली टू टाइप्स की होती है, टोटली ब्लाइंड और पार्शली ब्लाइंड या पार्शली साइटेड या लो विजन भी हम इन्हें बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द लीगल डेफिनेशन। एजुकेशनल डेफिनेशन, बहुत सारे अलग अलग एजुकेटर्स ने अपने अपने अकॉर्डिंग इन डेफिनेशंस को मेंटेन किया है। आई एम कीपिंग हियर ओनली टू डेफिनेशंस फॉर योर रेफरेंस। फर्स्ट इज अकॉर्डिंग टू बरागा, a visually handicapped child is one whose visual impairment interferes with his optimal learning and achievement unless adaptations
are made in the method of presenting learning experiences, the nature of the material used and or in the learning environment. So according to Baraga, कौन है visually impaired जिनको लर्निंग में या जिनको अचीवमेंट करने में कुछ ना कुछ इश्यूज आते हैं. एक तरीके की बैरियर बन जाती है ये कि वो एजुकेट नहीं हो पाते, वो नॉलेज नहीं ले पाते, और जितने भी मेथड्स हैं या जितने भी एडेप्टेशंस हैं उनको करने के बाद भी उनके लर्निंग एक्सपीरियंसेस को चेंज नहीं किया जा सकता. According to Lore, visually impaired child are those who have such marked visual difficulties that even with the best medical and optical care, they cannot see well enough to profit by the educational facilities that are provided for children with normal vision. So इन्होंने clearly बोला है कि medical और optical care के बावजूद भी जो बच्चा देखने में असमर्थ होता है या वो किसी भी अपनी इम्पेयरमेंट की वजह से शैक्षिक सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाता या एजुकेशनल फैसिलिटीज को अवेल नहीं कर पाता है जो कि एक नॉर्मल विजन वाला बच्चा करता है, तो इट मीन्स द चाइल्ड इज विजुअली इम्पेयर्ड. नाउ लेट्स कम टू द कैरेक्टरिस्टिक्स. किस किस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स जनरली हमें इन बच्चों में देखने को मिलती हैं. एक्सपीरियंशियली डिप्राइव्ड इन टर्म्स ऑफ रेंज एंड वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस. डेफिनेटली, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें देखकर सीखते हैं, देखकर एक्सपीरियंस करते हैं. कलर रिकग्निशन हो, शेप्स हो, या ह्यूमन फिगर्स हो, एनिमल्स हो, कुछ भी हो, हम मैक्सिमम एक्सपीरियंस हमारा हम जो है वो सेंस ऑफ साइट से करते हैं. सो अगर किसी की सेंस ऑफ साइट नहीं है तो डेफिनेटली उसके पास अनुभव होंगे लेकिन कम होंगे. उसके पास सुनने वाले अनुभव ज्यादा हो सकते हैं, उसकी एक दूसरी सेंस ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है, बट कहीं ना कहीं वो लैग करेगा एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे. कहीं ना कहीं उसकी जो रेंज ऑफ एक्सपीरियंस है वो भी कम होगी एज कंपेयर टू द नॉर्मल चाइल्ड. ये बच्चे अपने एनवायरमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते बिकॉज जो टोटली ब्लाइंड हैं उनके केस में ये ज़्यादा एप्लीकेबल है. बिकॉज काफ़ी लर्निंग प्रोसेस के बाद उन्हें ट्रेन करने के बाद उन्हें सिखाया जाता है कि किस तरीके से वो स्टेप काउंट के बेसिस पे मूवमेंट्स कर सकते हैं, किस तरीके से वो अपने आसपास की चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेप काउंट. लेकिन कहीं ना कहीं वो डिपेंडेंट है. अगर ये ट्रेनिंग उन्हें ना मिले सो उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है अपने एनवायरनमेंट के साथ कॉप अप करना. चेंजिंग कम्युनिटी एटीट्यूड एंड रिएक्शंस. डेफिनेटली, क्योंकि सोसाइटी का एक्सेप्टेंस, लोगों का एक्सेप्टेंस, उनके रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. अगर ये एटीट्यूड और रिएक्शन नेगेटिव है तो कहीं ना कहीं ये उनकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है. कहीं ना कहीं ये उनके एजुकेशनल फैसिलिटीज में बैरियर क्रिएट कर सकता है. तो बहुत ज़रूरी है कि जो लोगों का एटीट्यूड है, रिएक्शन है, उसे चेंज किया जाए. नाउअडेज ये बहुत हद तक चेंज हो चुका है, बहुत अच्छे स्कूल्स भी आज की डेट में एस्टेब्लिश हैं. लेकिन अगर प्रीवियस टर्म्स की अगर हम बात करें या कुछ साल पहले की बात करें तो ये चीज़ें उतनी ईजी नहीं थी. इन बच्चों में लो सेल्फ कॉन्सेप्ट देखा जा सकता है क्योंकि कहीं ना कहीं जब ये देख नहीं पाते, ऑब्जर्व नहीं कर पाते, तो मे भी इनके पैशंस उतने आइडेंटिफाई नहीं हो पाते, इनके इंटरेस्ट उतने अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं हो पाते. सो कहीं ना कहीं ये अपने आप को लेकर लो फील करते हैं. ये सोचते हैं कि मे भी शायद मैं ये काम ना कर पाऊँ उतनी एबिलिटी के साथ, या मे भी कहीं ना कहीं मेरे मुझसे कुछ गलती हो जाए. तो इस वजह से बहुत ज़रूरी है कि हम जब भी इनको एजुकेशनल नीड्स इनकी हम पूरी करें या जब भी हम इन्हें एजुकेट करें सो हम इनके सेल्फ कॉन्सेप्ट को हमेशा बूस्ट करने की कोशिश करें, इक्वल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने की कोशिश करें. लैंग्वेज डेवलपमेंट में भी इनका बैरियर हो सकता है क्योंकि कहीं ना कहीं जो चीज़ें स्पेलिंग्स हैं, सेंटेंसेस हैं, या कुछ और चीज़ें हैं जो हम देखकर रिकग्नाइज करते हैं, सीखते हैं, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है. अगर ये ब्रेल को फॉलो कर रहे हैं सो मे भी ये उस चीज़ को अच्छे से क्रैक कर पाएंगे. लेकिन अगर वो ट्रेनिंग भी इनके पास नहीं है तो कहीं ना कहीं लैंग्वेज डेवलपमेंट भी एक इन प्रॉब्लम हो सकता है. स्पीच डेवलपमेंट, आई वुड नॉट से कि स्पीच डेवलपमेंट इनका अफेक्टेड होता है. स्पीच डेवलपमेंट नॉर्मल होता है ज़्यादातर इन लोगों का, और कहीं ना कहीं स्पीच में उतनी ज़्यादा इश्यूज इनको नहीं आते हैं क्योंकि द ओनली प्रॉब्लम दे आर हैविंग इज़ द विजन. तो अगर इनकी लिसनिंग एबिलिटीज़ की बात करें तो वो काफ़ी हद तक स्ट्रांग हो सकती हैं जिसकी वजह से स्पीच में इन्हें बहुत ज़्यादा इश्यूज नहीं आएंगे. लेकिन अगर आता भी है
तो स्पीच थेरेपीज के थ्रू या कुछ काउंसलिंग के थ्रू उसे ट्रीट किया जा सकता है। कॉग्निटिव एबिलिटीज इनमें इक्विवेलेंट हो सकती हैं, बस उन्हें डायरेक्टली और शेप करने की ज़रूरत है, उन्हें ट्रेन करने की ज़रूरत है, उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज को बाहर निकालने की ज़रूरत है, और वो तभी पॉसिबल है जब इनको इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। सोशली एडजस्टमेंट एक इशू हो सकता है, क्योंकि ये डिपेंडेंट फील कर सकते हैं, ये सोच सकते हैं कि मे बी आई एम नॉट अडेप्टेड टू द सोसाइटी। तो कहीं ना कहीं ये एडजस्टमेंट इश्यूज इनको हो सकते हैं, जिसकी वजह से इनमें इरिटेशन, एंगर या फ्रस्ट्रेशन जैसे इश्यूज आ सकते हैं। एजुकेशनल करेक्टरिस्टिक्स लाइक आई सेड अर्लियर, एजुकेशनली अगर इन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए सो इनमें भी पूरी एबिलिटीज हैं कि ये अपने आप के जो इंटरेस्ट हैं, अपनी जो स्किल्स हैं, उन्हें पॉलिश कर सकते हैं, उन पे काम कर सकते हैं। बस एक प्रॉपर ट्रेनिंग हो, एक प्रॉपर कोच ट्रीटमेंट हो जो इनके पास रहे। फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स आई वुड से बिल्कुल नॉर्मल होती हैं। बस हाँ ये है कि जो टोटली ब्लाइंड हैं, हम उन्हें देखते हैं कि वो विद द हेल्प ऑफ स्टिक वॉक करते हैं, या विद द हेल्प ऑफ सम टूल दे आर वॉकिंग, या कुछ एक पर्टिकुलर स्टेप्स होते हैं जिनसे हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर इनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करें फिजिकली, सो वो बिल्कुल एक नॉर्मल चाइल्ड की तरह ही होता है। इंटेलिजेंस पुअर ये सब केसेस में नहीं होगा, किसी किसी केस में ही ये हमें देखने को मिलेगा, बट जरूरी नहीं है कि ये रहे। अगर प्रॉपर ट्रेनिंग बच्चे के पास है, वो सीखने में इंटरेस्टेड है, उसको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज और एनवायरनमेंट मिल रहा है, तो वो प्रॉपरली अपने इंटेलिजेंस पे वर्कआउट कर पाएगा। कंसेप्चुअल और परसेप्चुअल डेफिशिएंसीज यस हो सकती हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को हम कंसेप्चुलाइज करते हैं देखकर, उन्हें एज इट इज परसीव कर लेते हैं, जो हमें लेटर ऑन रिकॉल करने में या रिकग्नाइज करने में इजी हो जाती है। सो ड्यू टू लैक ऑफ विजन ये थोड़ा सा इशू यहाँ पे इनका आ सकता है। एंड फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लो सेल्फ कॉन्सेप्ट इनके अंदर रहता है, कहीं ना कहीं ये आपको अपने आप को सोशली मैल एडजस्टेड पाते हैं। सो उस वजह से ये फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी इनके बिहेवियर में समटाइम्स हमें देखने को मिल सकती है। Next is what are the ways of identifying visually impaired children? There are multiple ways. कुछ तो psychological tools भी हैं, medical testing है, medical examination है, और कुछ जो प्रैक्टिकल चीजें हैं जो एक टीचर क्लास में देख ऑब्जर्व करके भी बेसिक लेवल पर आइडेंटिफाई कर सकता है कि बच्चे को विजन में कुछ इशू है। सो उनके बारे में भी यहाँ पे हम बात करेंगे। सबसे पहले विजुअल इम्पेयर्ड चिल्ड्रंस की आइडेंटिफिकेशन के लिए हम स्नेलन चार्ट का यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ वेरी कॉमन। ये किसी भी आई शॉप पे जो भी हम जहाँ से भी हम स्पेक्स वगैरह बनवाते हैं, उनके पास भी ये रहता है। इसी का यूज़ करके वो हमारे नंबर्स को आइडेंटिफाई करके हमें एक सही स्पेक्स जो है वो रेफर करते हैं। तो इस टेस्ट का यूज़ किया जा सकता है इन विजुअली इम्पेयरमेंट चाइल्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए। देन डेप्थ परसेप्शन ऑफ स्टीरियोप्सिस टेस्ट, जो टिटमस विजन टेस्टर है एक तरीके का, उसने उन्होंने यूज किया था, और वैन नूडर ने इस सिंपल टेस्ट को डेवलप किया था 1983 में। क्लासरूम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं बेसिकली, लाइक द child is having consistently the problem of headache, he regularly rubs his eyes, ब्लिंकिंग बहुत एबनॉर्मल है, या बार बार अपने साथ में बैठे हुए लोगों से पूछता है बोर्ड पे क्या लिखा है या सामने क्या लिखा है, कंटिन्यूसली वाटरी आईज होती हैं उसकी, या बोर्ड पर या सामने देखते टाइम वो फ्राउन करता है। सो दीज आर द बेसिक क्लासरूम ऑब्जर्वेशंस जो टीचर भी क्लास में ऑब्जर्व करके आइडेंटिफाई कर सकता है मे बी द चाइल्ड इज हैविंग सम काइंड ऑफ विजुअल प्रॉब्लम। ऑप्थेमोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है जो नेशनल सोसाइटी के थ्रू इस पे बहुत काम किया गया है। उन्होंने दो तरीके के स्क्रीनिंग टेस्ट बनाए थे फॉर प्री स्कूल एंड स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, जिसमें हैटफिल ने दो टेस्ट प्रिपेयर किए थे फॉर 6 मंथ चाइल्ड, क्योंकि उसमें हम ऑब्जर्वेशन ही करेंगे, वो रीड नहीं कर सकता। सो हम ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, मे बी द चाइल्ड इज हैविंग इरेगुलर ब्लिंकिंग, रबिंग आईज, वाटरी आईज हैं, या कुछ और इशू है जिसकी वजह से बच्चे की आईज में हमें क्लियरली दिखेगा कि बच्चे को विजन करने में प्रॉब्लम हो रही है। एंड फॉर 3 to 5 years old child, ऑब्जर्वेशन प्लस स्नेलन चार्ट। इफ द चाइल्ड इज कैपेबल ऑफ रीडिंग, तो हम उसको नॉर्मल स्नेलन चार्ट जिसमें अल्फाबेट्स लिखे होते हैं वो भी करा सकते हैं, अदरवाइज वी कैन गो फॉर द ई स्नेलन चार्ट।
Now, what are the causes of visual impairment? There are multiple causes of visual impairment. First is error of refraction, where the basically problem will lie in the retina part. इसमें दो तरीके के error of refraction हमें देखने को मिलते हैं, myopia and hyperopia, जिसे हम normal tone में बोलते हैं दूर की नज़र कमज़ोर होना या पास की नज़र कमज़ोर होना. तो ये एक बहुत ऐसा issue है जहाँ पर visual impairment हो सकता है. लेकिन अगर ये एक ऐसे लेवल तक है जहाँ पर हम स्पेक्स की हेल्प से इसे कम्प्लीटली टैकल कर सकते हैं, सो इट इज़ फाइन. लेकिन अगर ये बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं ये टोटल ब्लाइंडनेस की तरफ भी लीड कर सकता है. नेक्स्ट इज एस्टिग्मेटिज्म, विच इज कॉज्ड बाय इरेगुलरिटीज इन द पार्ट ऑफ द कॉर्निया. कैटरेक्ट, जिसे हम हिंदी में मोतियाबिंद बोलते हैं. सो इट इज़ अ काइंड ऑफ स्टेट ऑफ क्लाउडीनेस जो हमारे लेंस के पार्ट पर आ जाता है और उसकी वजह से हमें ब्लड दिख सकता है या हमारी ब्लॉकेज जो है वो लाइट की प्रॉपर विजन को कंप्लीट नहीं होने देती है. सो उसकी वजह से ये इशू आ सकता है, ग्लोकोमा, ड्यू टू द एबनॉर्मल एक्सेसिव प्रेशर विद इन आई. जो फ्लूइड है वो क्रिएट नहीं होता है प्रॉपरली और वो उसकी वजह से कहीं ना कहीं ब्लॉक करता है और एक्सेसिव प्रेशर हमारी आईज पे पड़ना स्टार्ट हो जाता है और इट कैन ऑल्सो कॉज सीवियर डैमेज टू द रेटिना एंड द ऑप्टिक नर्व. Other than this, there are many other factors like hereditary हो सकता है if the same problem parents को है, so there are chances कि बच्चे में वो हो सकती है. सेंट्रल और पेरिफेरल एरियाज होते हैं रेटिना के बेसिकली जो न्यूबॉर्न चाइल्ड में जनरली इनकम्प्लीट फॉर्म होते हैं एंड इट इज टोटली बिकॉज ऑफ द हेरिडिटरी फैक्टर. Retinitis pigmentosa, basically it is the degeneration of the retina. बिगिनिंग में थोड़ा सा इसमें विजन जो प्रॉब्लम होती है वो नाइट में होती है लेकिन धीरे धीरे ये इंक्रीज होता जाता है. इसके अलावा इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं. इफ द मदर एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी उसको कुछ इन्फेक्शियस डिजीजेज हो जाते हैं, सो वो भी एक कॉज हो सकता है कि बच्चे में विजुअल इम्पेयरमेंट आ जाए. टोटल नहीं तो पार्शियल, बट वो हो सकता है. देयर इज अ पॉसिबिलिटी लाइक रूबेला, ब्रेन ट्यूमर है. अगर तो ब्रेन ट्यूमर की वजह से बच्चे को कैटरेक्ट और रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा जैसी या रेटिनाइल डिजेनरेशन जैसी प्रॉब्लम हो सकती हैं. General diseases हैं if in the mother at the time of pregnancy, like the mother got diabetic and she's got deficiency of vitamins, hypertension, kidney diseases, use of drugs and poison by mother knowingly or unknowingly, trachoma. It is also a disease of cornea and conjunctivitis. So अगर ये मदर में issues आ गए हैं तो कहीं ना कहीं there are chances कि बच्चे में visual issues हो सकते हैं, बट जरूरी नहीं है. दिस इज जस्ट अ पॉसिबिलिटी. आफ्टर बर्थ, आफ्टर बर्थ एज इन आफ्टर डिलीवरी, इफ द चाइल्ड गॉट स्मॉल पॉक्स और उसको टाइमली ट्रीटमेंट नहीं मिलता है वो इंक्रीज हो जाता है, सो देयर आर चांसेस कि बच्चे की विजन पे उसका अफेक्ट आए. मेल न्यूट्रिशन डेफिनेटली, कि अगर बच्चे को सही खान पान नहीं मिल रहा है, उसका जो एनवायरनमेंट है वो प्रॉपरली हाइजीनिक नहीं है, सो तब भी ये इशू बच्चों में हो सकता है. इग्नोरेंस अबाउट आइज की वाटरी आइज थी या कुछ और इश्यूज था या इरेगुलर ब्लिंकिंग थी और पेरेंट्स या टीचर्स ने उसे इग्नोर कर दिया, तो उसकी वजह से विजन पे इफेक्ट हो सकता है. अनहेल्दी लिविंग कंडीशंस, एनी काइंड ऑफ एक्सीडेंट और इंजरीज ऑल्सो कैन कॉज विजुअल इम्पेयरमेंट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी और आफ्टर डिलीवरी. खेलते खेलते हो सकती है या किसी और रीजन की वजह से भी हो सकती है. और एक्सेसिव आई वर्क लाइक नाउअडेज जनरली बच्चे ये कर रहे हैं, मोबाइल फोन्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करना, टीवी का बहुत ज़्यादा यूज़ करना, सो उसकी वजह से एक्सेसिव आई वर्क हो रहा है और वो डेफिनेटली बच्चों के लिए डेंजरस है. तो कहीं ना कहीं ये बच्चों में विजुअल इम्पेयरमेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है आज की डेट में. Now we come to the main part, but like the educational needs of visually impaired children. वो अलग अलग तरीके के रिसोर्सेज का यूज करके हम इनकी एजुकेशनल नीड्स को कंप्लीट कर सकते हैं. दीज नीड्स आर फॉर ब्लाइंड एंड फॉर पार्शली ब्लाइंड, बोथ ऑफ देम. डिपेंड करेगा कि बच्चे की विजुअल एक्विटी जो है वो कितनी डेफिशिएंट है, कितनी इफेक्ट हुई है, उसी के अकॉर्डिंग हम इन रिसोर्सेज का यूज करेंगे. लाइक मैग्नीफाइंग ग्लासेस एंड हैंड मैग्नीफायर्स इफ इट इज पॉसिबल इन द क्लास, सो उसको मैग्नीफाइंग ग्लासेस की या हैंड मैग्नीफायर्स की हेल्प से रीड कराया जा सकता है. ब्लैक बोर्ड पर वो विजिबिलिटी उसकी चेक कर सकता है. थ्रू सीसीटीवी ऑल्सो
वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले सकता है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स को वो बार बार देख सकता है, अपने आप उनको ऑब्जर्व कर सकता है। द प्रिंट मटेरियल शुड बी इन लार्ज और बोल्ड लेटर्स, ताकि बच्चे को रीड करने में कोई इशू ना हो, डिपेंडिंग अपॉन द अफेक्टेड विजन। टॉकिंग कैलकुलेटर्स ये उनके लिए है जो बेसिकली ब्लाइंड हैं, अगर वो देख नहीं पा रहे हैं तो वो सुनकर नंबर्स के बेसिस पे कैलकुलेशंस कर पाए। इवन पार्शली ब्लाइंड भी इसे यूज कर सकते हैं, जिनका बहुत ज्यादा नंबर है और जिनको बहुत रेगुलर विजन में प्रॉब्लम होती है, तो वो भी इनका यूज कर सकते हैं। एनी स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट डिपेंडिंग अपॉन द डिसेबिलिटी और द इफेक्टिवनेस ऑफ द विजन ऑफ द चाइल्ड। प्लस करिकुलम विच वुड बी एन इंटीग्रेटेड करिकुलम, जिसमें हम नॉर्मल और इम्पेयर्ड दोनों बच्चों के हिसाब से काम करेंगे। यूनिफाइड करिकुलम देने की कोशिश करेंगे, यूनिफाइड इंस्ट्रक्शंस देने की कोशिश करेंगे। बाकी बच्चों की तरह भी इन बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेंगी टू पार्टिसिपेट इन को करिकुलर एक्टिविटीज, अगेन डिपेंडिंग अपॉन द इंटरेस्ट एंड द एबिलिटी ऑफ द चाइल्ड। ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी, अगर पॉसिबल है नई नई चीज़ों से उसे इंट्रोड्यूस कराना, अगर पॉसिबल है, अगर वो मूविंग कंडीशन में है तो उसे को करिकुलर एक्टिविटीज में मोबिलिटी के थ्रू कराना, ऐसे रिसोर्सेज देना जो हैंड इन हैंड कैरी कर सकता है, जिनके बेसिस पे वो कहीं भी चलते फिरते उनको पढ़ सकता है, देख सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है। इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड यूनिफाइड इंस्ट्रक्शन, हमने इसकी बात कर ली है। वोकेशनल ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट, इफ द चाइल्ड इज नॉट comfortable in education, he is not finding himself comfortable in getting education, तो हम vocational training या placement के through उसको train करके एक earning का source provide कर सकते हैं। and residential schools for those children who are totally blind, वहाँ पे उनके लिए specific resources होंगे, उनका specified curriculum होगा, उनके लिए specific books होंगी, तो उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पे easy हो जाएगा। ब्रेल हम यूज कर सकते हैं, ब्रेल इज ओनली फॉर टोटली ब्लाइंड स्टूडेंट्स। इट वाज डेवलप्ड बाय लुइस ब्रेल, पब्लिश्ड इन 1829। इसमें टच रीडिंग के बेसिस पे जो बच्चा है वो रीड करने की, राइट करने की कोशिश करता है। 6 डॉट कॉम्बिनेशन होता है ये, 2 डॉट्स वाइड एंड 3 डॉट्स हाई, जिसमें जो डॉट्स हैं वो इस तरीके से एनग्रोस्ड होते हैं, एम्बोस्ड होते हैं कि बच्चा उन को टच करके आइडेंटिफाई करता है कि ये कौन सा लेटर है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं जो ब्लू डॉट्स हैं ये एम्बोस्ड डॉट्स होंगे, जिनको टच करके वो आइडेंटिफाई करेगा इट इज ए। अगर बी आइडेंटिफाई करना है सो वो 3 डॉट्स की तरफ जाएगा, और 2 डॉट अगर शुरू के उसमें एम्बोस्ड है तो वो आइडेंटिफाई करेगा बी। सो ऑन द बेसिस ऑफ द ब्रेल टेक्निक द चाइल्ड कैन इजिली रीड, राइट, और आराम से वो अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सकता है। Now, what kind of classroom management a teacher needs to do in the class? अगर आपको लगता है आपकी क्लास में कोई बच्चा है जिसको विजुअल प्रॉब्लम हो रही है या कहीं ना कहीं उसको स्पेक्स वो यूज कर रहा है, तो आप उसको हमेशा फ्रंट रो में बिठाएंगे, कोशिश करेंगे बोल्ड लेटर्स में लिखें। अगर ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं, इफ यू आर यूजिंग स्मार्ट बोर्ड तो आप वहां से भी साइज इंक्रीज कर सकते हैं फॉन्ट का। You can go for rehabilitation centers and hospitals if you feel need of it, अगर नहीं है so you can skip it। लेकिन कहीं भी अगर आपको लगता है कि the child needs counseling और he needs some kind of therapies, तो आप उसे फिर rehabilitation center या hospitals के लिए रेफर कर सकते हैं। लार्ज प्रिंटेड बुक्स होनी चाहिए इन बच्चों के लिए, scheduled programs होने चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा शफलिंग इनके केस में हेल्पफुल नहीं होगी, क्योंकि बार बार शफल करने से ये कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योटिक कंडीशन हो सकती है। सो प्लीज मेक श्योर कि जब भी इनके टाइम टेबल बनाएं या कोई भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें, द प्रोग्राम शुड बी स्केड्यूल्ड। लाइट शुड बी सफिशिएंट, प्रॉपर विजन जो है नेचुरल लाइट प्लस क्लासरूम लाइट दोनों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन होना चाहिए। कोशिश करें अगर बच्चे की सीट आपको जितनी लाइट के पास कर पाए उतना उसको रखें, सो दैट उसे देखने में प्रॉब्लम ना हो। एंड अलाइड इन्फॉर्मेशन, एक लाइन में एक सीक्वेंस में इन्फॉर्मेशन को हमेशा पास ऑन करेंगे, कभी भी शफल्ड इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे। अगर आप स्कूल के अंदर रिसोर्स रूम बनाते हैं इन बच्चों के लिए, सो यू नीड अ ब्रेल राइटर देयर,
ये वैसे तो ब्लाइंड के लिए है, लेकिन अगर आपका स्कूल ये अपॉर्चुनिटी आपको देता है, सो यू कैन मेंटेन दैट फैसिलिटी ऑल्सो. वी कैन यूज अबैकस फॉर कैलकुलेशंस. फर्नीचर बहुत सॉफ्ट वाला फर्नीचर होगा. हार्ड टेबल्स या बेंचेस, इनका यूज हम इन बच्चों के साथ अवॉइड करेंगे. लो विजन वाले एड्स रखेंगे सो दैट जो ब्राइट लाइट है या शार्प लाइट है वो इनकी साइट को अफेक्ट ना करे. बुलेटिन बोर्ड्स का यूज कर सकते हैं, मैग्नेटिक बोर्ड्स का यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल ब्लैक बोर्ड्स हैं कहीं ना कहीं वो चौक की डस्ट इनको परेशान कर सकती है, इरिटेट कर सकती है. जो मार्कर बोर्ड्स होते हैं वो भी थोड़ा सा इनके लिए हार्मफुल हो सकते हैं. सो वी कैन गो फॉर बुलेटिन और द मैग्नेटिक बोर्ड्स. टेप रिकॉर्डर और कैसेट्स रखेंगे जिनकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, क्लैरिटी ऑफ साउंड बहुत ज़्यादा होगी. और अगर बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग किसी और टीचिंग एड की ज़रूरत पड़ती है तो उसे भी हम अपने रिसोर्स रूम में मेंटेन करेंगे. टीचर का क्या रोल है यहाँ पर? टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीचर इज द पर्सन हु इज गोइंग टू बाइंड ऑल द चाइल्ड टुगेदर, नॉर्मल प्लस इम्पेयर्ड. सो ही हैज मोस्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन हिज हैंड कि उसे कैसे सारी चीजें कोऑर्डिनेट करनी है, जहां पर उसे नॉर्मल चाइल्ड को भी एजुकेट करना है, जिसमें उसको पार्शली ब्लाइंड या पार्शली ब्लाइंड को भी ध्यान में रखना है. सो फॉर अ टीचर हमेशा हमें ये ध्यान में रखना दैट एवरीवन हैज द सेम राइट ऑफ एजुकेशन. हम किसी को डिनाई नहीं कर सकते, हम किसी को इग्नोर नहीं कर सकते, हम ये नहीं कह सकते कि नहीं आप नहीं कर पाओगे. जितना मेरे लिए एक ऐसा बच्चा है जो बिल्कुल नॉर्मल विजन वाला है, वैसे ही मेरे लिए वो बच्चा भी होगा जो विजुअली में भी स्पेक्स यूज कर रहा है या कहीं ना कहीं उसको विजन में प्रॉब्लम हो रही है. इफ यू फील at any point that you need to consult the resource teacher, कर लेना चाहिए, क्योंकि कई बार एज ए रेगुलर टीचर हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कौन सा रिसोर्स या कौन सा टीचिंग एड या किस तरीके की एक्टिविटीज मुझे इन बच्चों के लिए सोचनी चाहिए. सो उस केस में हम रिसोर्स टीचर की हेल्प ले सकते हैं. जितना पॉसिबल हो सके हेल्प एंड गाइड द डिसेबल, बट एक पॉइंट तक उसे फ्री भी छोड़ेंगे सो दैट वो इंडिपेंडेंट हो, वो अपने आप से करने की कोशिश करे, एफर्ट्स डालने की कोशिश करे. ऑल द टाइम यू हैव टू एनकरेज द चाइल्ड, मोटिवेट द चाइल्ड. को करिकुलर में पार्टिसिपेट कराओ, क्लासरूम में उसको अपॉर्चुनिटी दो, जितना पॉसिबल हम हो सकता है उतना ही उससे क्वेश्चन आंसर्स करें, डिस्कशन करें, इन्वॉल्व करें उसको बाकी बच्चों के साथ. प्रॉपर फिजिकल एनवायरनमेंट देंगे क्लासरूम में, जैसे बहुत ज़्यादा सीट शिफ्टिंग नहीं करनी है, कोशिश करनी है कि उसकी सीट फिक्स करें, उसकी सीट लाइट वाले एरिया के पास रहे, शोर ना हो क्योंकि डिस्ट्रैक्शन हो सकता है. इसके अलावा जो टेबल हैं और चीज़ें हैं इफ़ पॉसिबल वहाँ पर हम उन्हें चेंज कर सकते हैं विद सॉफ्ट फर्नीचर. वर्बलाइज कंटेंट ज़्यादा देने की कोशिश करेंगे सो दैट जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो क्लियरली हों, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको विजन में प्रॉब्लम है. सो अगर हम हर चीज़ को रिटन फॉर्म में देते हैं विच इज़ ऑल्सो इन द शॉर्ट फॉन्ट साइज, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा हमें इग्नोर करना है उन चीज़ों को. एनफ टाइम देना है, अगर उसको लिखने में टाइम लग रहा है, उसको नोट डाउन करने में टाइम लग रहा है, उसको बुक रीडिंग में टाइम लग रहा है, नो इशू. जो टाइम उसको लगता है लेट द चाइल्ड टेक हर हिज और हर ओन टाइम, फोर्स नहीं करना है उनको. डिस्क्रिमिनेशन में हेल्प करेंगे. डिस्क्रिमिनेशन बिग एंड स्मॉल, कलर डिस्क्रिमिनेशन, शेप्स हैं, आइडेंटिफिकेशन, तो जहां जहां भी डिस्क्रिमिनेट करना है एट एनी आइडिया और एनी कॉन्सेप्ट वहां पर हम उसे हेल्प कर सकते हैं. इसके लिए आप चाहें तो एक्टिविटी भी प्लान कर सकते हैं एंड टीच बेसिक स्किल्स लाइक बेसिक डिसिप्लिन स्किल्स, बेसिक वॉशरूम स्किल्स, बेसिक क्लासरूम स्किल्स, अपने बैग्स अरेंज करना, अपने रिसोर्सेज को अरेंज करना, घर पे भी स्कूल में भी. सो ये बेसिक स्किल्स हम उन्हें सिखा सकते हैं जिससे उन्हें बिल्कुल भी लर्निंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी और एज ए टीचर आपका भी काम यहाँ पर थोड़ा सा इजी हो जाएगा. Thank you so much for watching this video. Do like, share and subscribe the video if you find the information useful.